स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द लाजवर्द का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए, पक्षी की एक दुर्लभ प्रजाति। बी, एक उपरत्न जो अपने नीले रंग के लिए जाना जाता है। सी, प्राचीन सिक्कों में प्रयुक्त एक प्रकार का सोना। डी, अमेज़न वर्षावन में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रकार का वृक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाजवर्द एक रूपांतरित शैल और उपरत्न है जो गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है तथा प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार धन, शक्ति और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। इसका गाढ़ा नीला रंग लाजुराइट के कारण होता है जो सल्फर की मात्रा से प्रभावित होता है। कैल्साइट की उपस्थिति से इसका नीलापन कम होता है जबकि पाइराइट्स के कारण इसे एक स्वर्णिम चमक मिलती है। हालांकि यह रत्न चिली, रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन लाजवर्द अफगानिस्तान के बख्त शाह प्रांत से प्राप्त होता है जहां 6000 से अधिक वर्षों से इसका खनन किया जा रहा है। भारत में व्यापारी 1000 ईसा पूर्व बख्त खां से लाजवर्द का आयात करते थे और लाजवर्द से बने आभूषण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी स्थलों में पाए गए हैं। प्राचीन मिस्र के लोग इसका उपयोग आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए करते थे, जबकि पुनर्जागरण काल के कलाकार चित्रकारी में उपयोग में लाए जाने हेतु इसे अल्ट्रामरीन रंग द्रव्य में परिवर्तित करते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, IORA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 2, IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। 3, हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु राज्य इस संघ की सदस्यता के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, अतः कथन 1 सही है। IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है जिसकी वार्षिक बैठक होती है, अतः कथन 2 सही है। हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु देश एसोसिएशन की सदस्यता के लिए पात्र हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। 1, हंगुल। 2, ब्रो एंटलर्ड डियर। 3, अरब सागर हम्पबैक व्हेल। 4, मालाबार सिवेट। उपर्युक्त में से कितने IUCN रेड लिस्ट की गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में उल्लिखित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की समृद्ध जैव विविधता लगातार खतरे में है तथा कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। सूचीबद्ध प्रजातियों में से हंगुल और मलाबार सिवेट को IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि ब्रो एंटलर्ड डियर और अरब सागर हम्पबैक व्हेल को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वन्यजीव आवास विकास घटक के अंतर्गत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम प्रमुख और कम ज्ञात दोनों प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैडॉन्स कार्सर, हंगुल, मालाबार सिवेट जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सी, खाद्य एवं कृषि संगठन। डी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनाइटेड किंगडम स्थित गैर लाभकारी संगठन WRAP या वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसके अनुसार भोजन की बर्बादी की ट्रैकिंग तथा निगरानी करने के लिए डेटा बुनियादी ढांचे में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट भोजन की बर्बादी को मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधित अखाद्य हिस्सों के रूप में परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2024 में भारत को वैश्विक प्रेशर का रिकॉर्ड 14.3% प्राप्त हुआ, जिससे यह शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया, जिसके बाद मैक्सिको और चीन का स्थान रहा। 2, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है। 3, प्रेषणों को भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत एक पक्षीय स्थानांतरण के रूप में दर्ज किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धन विप्रेषण विदेशी श्रमिकों द्वारा अपने देश में अपने परिवारों की सहायता के लिए भेजी गई धनराशि है जो घरेलू आय और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2024 में भारत को रिकॉर्ड 129.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ, जो किसी भी देश के लिए एक वर्ष में अभी तक सर्वाधिक धनराशि है, जो वैश्विक विप्रेषण का 14.3% है। मैक्सिको और चीन अगले सर्वाधिक प्राप्तकर्ता है, अतः कथन एक सही है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। फेमा के एक भाग उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत भारतीय निवासी व्यक्तिगत और निवेश उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक धन विप्रेषित कर सकते हैं तथा इससे अधिक राशि के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि LRS जुआ, सट्टा व्यापार और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए धन विप्रेषण पर प्रतिबंध लगाता है। विप्रेषणों को भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत एक पक्षीय हस्तांतरण के रूप में दर्ज किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के कोयला संसाधन प्रायद्वीपीय भारत की पुरानी गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की नई तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध है। 2. पीट लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है जिसका कैलोरी मान कम होता है तथा कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। 3. एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक है तथा इसमें 80 से 95% कार्बन होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के कोयला संसाधन प्रायद्वीपीय भारत की पुरानी गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध है, अतः कथन एक सही है। पीट लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है जिसका कैलोरी मान कम होता है तथा कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है, अतः कथन 2 सही है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन होता है और यह प्रायः भूरे रंग का होता है तथा इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे जलाने पर धुआं निकलता है। राजस्थान, लखीमपुर, असम और तमिलनाडु में लिग्नाइट के भंडार है। बिटुमिनस में नमी की मात्रा कम होती है, इसमें 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है और इसका कैलोरी मान अधिक होता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिटुमिनस के भंडार है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक है तथा इसमें 80 से 95% कार्बन होता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सैनिकों और किसानों दोनों के महत्व पर बल देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। 2. वह मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। 3. ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. इंदिरा गांधी, डी. सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. लाल बहादुर शास्त्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शास्त्री जी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। वे अपनी ईमानदारी, विनम्रता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उच्च पदों पर आसीन रहे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सैनिकों और किसानों दोनों के महत्व पर बल देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। वह मरणोपरांत भारत रत्न वर्ष 1966 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी अन्य देश के बाजार में अपने घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमत पर माल बेचता है। 2. विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कोई भी देश डंपिंग के प्रभावों को संतुलित करने के लिए डंपिंग मार्जिन तक एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकता है जो सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच का अंतर होता है। 3. एंटी डंपिंग शुल्क माल के आयात पर लगने वाले सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी अन्य देश के बाजार में अपने घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमत पर माल बेचता है, अतः कथन 1 सही है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कोई भी देश डंपिंग के प्रभावों को संतुलित करने के लिए डंपिंग मार्जिन तक एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकता है जो सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच का अंतर होता है, अतः कथन 2 सही है। एंटी डंपिंग शुल्क
माल के आयात पर लगने वाले सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता है, अतः कथन 3 सही है। भारत में वाणिज्य विभाग एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 2007 के सबप्राइम संकट के कारण की गई थी। 2. IEA की सदस्यता के उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना आवश्यक है। 3. विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट इसकी प्रमुख रिपोर्टों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा औद्योगिक देशों को वर्ष 1973 से 74 के तेल संकट से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। कालांतर में इसका कार्य ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा तक विस्तारित हो गया है। IEA के 4 मुख्य क्षेत्र हैं: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और विश्वव्यापी सहभागिता। IEA के सदस्यों में 31 सदस्य देश, भारत सहित 13 सहयोगी देश तथा 4 अधिमेली देश शामिल हैं। IEA की सदस्यता के उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना आवश्यक है, अतः कथन 2 सही है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी निवेश इन्वेस्टमेंट इसके द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टें हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C तीसरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और इसका भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 9.6% योगदान है। हालांकि यह दिल्ली 10% और कर्नाटक 10.6% से थोड़ा पीछे है, लेकिन इसकी तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी इसे जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है, अतः विकल्प C सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिठूर किस नदी के तट पर स्थित है? A गंगा, B यमुना, C गोमती, D राप्ती। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।